Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you back again on this digital platform of JK Bus Foundation classes. So, dear students, today our talk will be all about the Nazism, the rise of basically, we are talking about Nazism and the rise of Hitler. So, in this chapter, we will have a talk about again how basically Nazism spread and what basically Nazis did. नाजिस्ट ने क्या किया, नाजिज्म कैसे आगे चला, नाजिज्म ने क्या क्या किया, उनका फिर मंशूर क्या था, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. इट विल बी द लेक्चर 4 एंड वी विल ट्राई टू सम अप दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर. सो लेट अस स्टार्ट. चलिए, तो आज के चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजीज के नजरिए में. ठीक है, उनका दुनिया की तय क्या नजरिया था, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. अभी हमने जैसे कहा नाजी आइडियोलॉजी अलाइंड विद द हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. ठीक है, बिल्कुल नाजी आइडियोलॉजी हिटलर का जो नजरिया था दुनिया को देखने का, बिल्कुल उससे बिल्कुल सिमिलर थी. और वहां पे उन्होंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने रेस पर ज्यादा ध्यान दिया. रेस यानी एक पर्टिकुलर कलर, फिजिकल फीचर. ठीक है, क्योंकि रेस किसको कहते हैं, रेस में अगर हम देखेंगे कलर और कलर के साथ साथ फिजिकल फीचर्स यानी बॉडी शेप वगैरह, यानी इनके बाल कैसे होंगे, ये इनकी आंखें कैसे, फिजिकल फीचर्स में हेयर मैटर करते हैं. फिजिकल फीचर्स में बाल मैटर, हेयर्स के साथ साथ फिजिकल आंखें यानी आईज मैटर करती है. नोज कैसे नोज की शेप क्या है वो मैटर करते हैं, पूरी बॉडी फिगर कैसी मैटर करती है. ठीक है, ये सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पर, ये सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ जर्मनी में. और कहा गया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई वो आर्यनस पर दी गई. आर्यनस में क्या था, ब्लॉन्ड ब्लू आइड जर्मन वेयर एट टॉप रखा गया. किनको, जो आर्यनस थे उनको टॉप पर रखा गया, जिनकी ब्लॉन्ड ब्लू आइड लोग होंगे. ठीक है, जिनकी आईज ब्लू दिखेंगी और वो क्या होंगे, और उनको टॉप पर रखा गया. ज्यूज को सबसे नीचे और ज्यूज को अनडिजायरेबल कहा गया. ठीक है, कि ये लोग अनडिजायरेबल है, इनकी जरूरत हमारे समाज को नहीं है. थिंकर्स जैसे, क्योंकि इन्होंने बेसिकली किसका हवाला दिया यहाँ पर, बिल्कुल एक फॉल्स बिलीफ रखा गया डार्विन की थ्योरी का. ठीक है, और हार्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज का. डार्विन ने क्योंकि फोकस किया था एवोल्यूशन पे, और उसने कहा जो फिट होगा, सर्वाइवल टू फिटेस्ट, वो कॉन्सेप्ट दिया था. और एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन ने, फोकस किया था एवोल्यूशन पे. और स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, डार्विन की थ्योरी जो एवोल्यूशन थी उस पर जोर उसको सामने रखा गया, और इन्होंने एज ए एविडेंस हार्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को सामने रखा. और क्या कहा कि जिस एक स्पीशी ने दुनिया में सर्वाइव किया, यानी वो सबसे स्ट्रांग है. और वही कहा कि आर्यन, क्योंकि आर्यन एक स्ट्रांग रेस है, आर्यन स्ट्रांगेस्ट है, आर्यन क्या है, स्ट्रांग है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सस्टेन किया, इन्होंने सर्वाइव किया, तो दैट मीन्स दे आर ऑन टॉप. और फिर क्या कहा, the idea was that only the strongest species would survive. जो स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव करेगा, और जो स्ट्रांग नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा. इन्होंने कहा कि आर्यन सुपीरियर है, वो हमेशा वो प्योरिटी रखते हैं. उनकी प्योरिटी को डोमिनेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अलग अलग हथकंडे यूज किए गए, बहाने यूज किए गए, जो एक की एस्पेक्ट था हिटलर की आइडियोलॉजी में. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, लिविंग स्पेस क्रिएट की. और ही बिलीव्ड न्यू टेरिटरीज वर नेसेसरी फॉर सेटलमेंट. एक गिटोइजेशन कायम किया, गिटोइजेशन, सेपरेट कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, यानी लोगों को अलग रखा, सेपरेट रखा. दिस वुड एक्सपेंड एरिया ऑफ द मदर कंट्री. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सेटलर्स वुड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू देयर होमलैंड. और सेटलर्स क्या वुड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू देयर मदरलैंड. और क्या कहा, इट वुड आल्सो इंक्रीज द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन. जर्मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जर्मन को ठीक बनाने के लिए, जर्मन को पावरफुल बनाने के लिए क्या किया गया, सब ये एक रेसिस्ट निजाम कायम किया गया, एक रेस हायरार्की कायम की गई, और उसे बिल्कुल परवान चढ़ाने की कोशिश की गई. और कहा गया कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग जर्मन की बुनियाद डालना चाहते हैं, वो खाली और खाली कैसे पड़ेगी, वो खाली और खाली इस एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी से पड़ेगी. ठीक है, चलिए आगे.
तो वही एक के एस्पेक्ट इसमें हमने पाया। और जब हम देखेंगे इस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेसिस्ट स्टेट, एक रेशियल स्टेट कैसे इन्होंने बुनियाद डाली, पावर हासिल करने के बाद नाज़ी ने क्या किया, इनका मकसद क्या था कि वो एक प्योर जर्मन कम्युनिटी की बुनियाद डाले, और वो भी किसकी बुनियाद पर, आर्यन्स की बुनियाद पर, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बड़े-बड़े हथकंडे अपनाए। जो भी फिजिकली चैलेंज्ड थे, रिमेंबर, जो भी फिजिकली एबल्ड थे, फिजिकली जो एबल्ड थे, उन्हें अनडिजायरेबल्स की लिस्ट में डाला गया कि ये हमारे लिए बोझ है, ये हमारे समाज के लिए बोझ है, इनको खत्म कर डालो, इनको मार डालो, क्योंकि इनकी जरूरत हमें नहीं है, ये शाप है। हाँ, sought to physically eliminate those demand undesirable from their empire, यानी किसकी एम्पायर से, हिटलर की एम्पायर से उनको बाहर निकालो, उनको जर्मनी में रहने का हक है, उनको जिंदा रहने का हक नहीं, उनको उनके मुसीबत से, यानी वो मुसीबत में फंसे, उनको छुटकारा दे दो, यानी उनको मार डालो और वो आजाद हो जाएंगे उस मुसीबत से। वो श्राप है उनके ऊपर, उस श्राप से उनको मुक्त करो। यानी इस आइडियोलॉजी के साथ लोगों को बताने की कोशिश की कि आप देखिए ये जो कैसे इन्होंने ग्लोरीफाई किया, हाँ, कि ये लोग मुसीबत में फंसे हैं, ये जो फिजिकली चैलेंज्ड है, ये शापित है, और इनको इन श्राप से अगर आजाद करना है तो इनको मार डालना ही एक तरीका है, ठीक है। और कहीं पर भी किल वगैरह का लफ्ज इन्होंने कभी यूज नहीं किया, बल्कि डिसइंफेक्शन, या हम कहेंगे एलिमिनेशन, फाइनल सोल्यूशन, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए। तो ये फिर आगे पता चला कि कैसे। और अनडिजायर्ड की सोसाइटी, ठीक है, नाजी डिजायर्ड सोसाइटी मेड अप ऑफ सोली ऑफ प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्यन। इन्होंने क्या कहा कि हमें एक प्योर नॉर्डिक आर्यन की सोसाइटी चाहिए, हाँ, और ओनली दोज इंडिविजुअल वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, और खाली प्योर आर्यन ही डिजायरेबल कंसिडर किए जाएंगे, बाकी कोई भी नहीं, चाहे जिव्स हो, ठीक है बच्चा, चाहे जिव्स हो, जिप्सीज हो, ठीक है, जिप्सीज हो, या कोई और ग्रुप हो, ठीक है, जिव हो, जिप्सी हो, या पॉलिश हो, ये सारे क्या है, ये अनडिजायरेबल है, या फिजिकली चैलेंज्ड हो, ठीक, ये सारे अनडिजायरेबल की लिस्ट में होंगे। देखो अनडिजायरेबल कम्युनिटी कौन कौन थी, तो सबसे पहले जिव्स पहले नंबर पर, जिप्सी दूसरे नंबर पर, ब्लैक तीसरे नंबर पर। हाँ, ये इंफीरियर माने जाते थे क्योंकि थ्रेटिंग आर्यन प्योरिटी, क्योंकि इन्होंने कहा कि आर्यन प्योरिटी को थ्रेट है ना इनसे, दे फेस्ड वाइडर स्प्रेड परसिक्यूशन। हाँ, रशियन, और इनको जबरदस्त, स्पेशली जिव्स, जिप्सीज और ब्लैक्स को जबरदस्त परसिक्यूशन का सामना करना, उनको जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मौत का सामना करना पड़ा, मारे गए। रशियन एंड पोल्स वर आल्सो कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड अनडिजर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज सब ह्यूमन, इन्हें ह्यूमन कंसिडर ही सब ह्यूमन कहा गया, यानी ये भी अनडिजायरेबल्स की लिस्ट में थे। कौन कौन, रशियन, और साथ साथ कौन थे, रशियंस के साथ साथ पोल्स भी, यानी पॉलिश, पोलैंड के लोग भी, जब पोलैंड पर कब्जा किया उसके बाद। और इवन पोलैंड में घर घर जाकर रेसिस्ट एक रेस एक्सपर्ट्स को साथ लिया गया, जो बच्चे वहां पर जर्मन जो जो आर्यंस या आर्यन आर्यन जिसे कहते हैं ना, रेस से मिलते थे, उन्हें, हाँ, उन्हें उनकी जिनके अंदर आर्यन फीचर्स थे, जैसे नॉर्डिक थे, ठीक है, उन्हें क्या किया गया, जिनकी ब्लॉन्ड, जो बिल्कुल ब्लू आइड थे, या जिनके अंदर वो फीचर्स थे जो रेस एक्सपर्ट्स ने बनाए थे, उन्हें फिर जर्मन के घरों में पालने के लिए भेजा गया। जो ऐसे नहीं थे उनको फिर आउट किया गया, ठीक है, उनको फिर ऑर्फनेज होम्स में या फाइनल सोल्यूशन के लिए भेजा गया। वही बात यहाँ पर लिखी गई कि अनडिजायरेबल कम्युनिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज जिव्स एक्सप्लॉयटेशन। दुनिया का सबसे बड़ा जो क्राइम किया नाजीज ने, वो क्या था, वो था जिव्स का कत्लेआम, द जेनोसाइड ऑफ जिव्स। क्योंकि इनमें जो जिव्स जो थे, वो यहूदी, वो प्राइमरी विक्टिम्स थे, याद रखिएगा, वो प्राइमरी विक्टिम्स थे। हाँ, और नाजी अगर आप देखोगे, नाजी एंटीसेमेटिज्म वाज रूटेड इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी। देखिए क्या बेसिकली था, इसका आपस में जुड़ा हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो स्लेब पर चढ़ना है, वहां से जुड़ा हुआ है। और हिटलर का मानना था कि वहां से वहां की दुश्मनी, वो रूट इन्होंने रखा था वहां से। हाँ, जो क्या था, जिव्स वर स्टीरियोटाइप्ड एज क्राइस्ट किलर एंड उशो। तो इन्होंने कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है, वो जिव्स ही है। इनके यहाँ पर ये दिमाग में डाला गया था, एक स्टीरियोटाइप पैदा किया गया था। थ्रू आउट मिडिवल टाइम्स देयर वेयर बैरिड फ्रॉम इंग्लैंड, हाँ,
इवन कि अगर आप देखोगे ज्यूज के साथ बहुत ज्यादतियां हुई थी, सॉरी इनके साथ क्रिश्चियंस के साथ, इट वाज बिटवीन द जूरी, जब जब ज्यूज की हुकूमतें रही थी, जब जब क्यों ऊपर से ज्यूज जो थे वो मनी लेंडर्स भी थे, पैसा कर्जा देते थे, तो उस वक्त ये ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, वो भी एक बड़ा कंसर्न था। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, ठीक है, एक बड़ा कंसर्न ये भी हिटलर को, अब हिटलर के दिमाग में बार बार या नाजी स्टेट के दिमाग में बार बार ये आ रहा था, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे दे प्रीमियरली सर्वाइव्ड थ्रू ट्रेड एंड मनी, क्योंकि जितने भी जीव्स थे वो ट्रेड और मनी लैंडिंग पे अपना गुजारा चलाते थे, इसीलिए अभी भी आप देखोगे दुनिया में जो सबसे बड़े अमीर है वो जीव्स ही है, याद रखिएगा। नाउ लेट अस सी, जीव्स लिव्ड इन डिजिग्नेटेड एरियाज नोन एज, और इनको फिर अलग किया गया, गेटोइजेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्लम जैसी बुरी हालात वाले एरिया अलग सेपरेट किया गया इनको, और दे फेस्ड पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इनके खिलाफ हुआ। रिमेंबर, एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इनके खिलाफ हुआ। अगर हम उस बात को देखेंगे, वी हैव नंबर ऑफ एविडेंसेस, आप हजारों किताबें इन पे लिखी गई बाद में 1945 के बाद, बट ड्यूरिंग द नाजी रिजीम, उस वक्त नाजी आइडियोलॉजी को अच्छा दिखाने के लिए भी नाजी मीडिया ने प्रोपेगेंडे के तौर पर नाजी की अच्छाई पर फिल्में बनाई, ठीक है। हिटलर हेटेड ऑफ जीव्स वाज फ्यूल्ड बाय सीडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरीज, सीडो साइंटिफिक बिल्कुल झूठ मूठ का साइंस, झूठ मूठ का साइंस जिसका कोई भी साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, जो बिल्कुल इलॉजिकल इलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे था, याद रखिएगा, जो क्या था, इलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे था, जिनका कोई लॉजिक नहीं था, वैसे साइंस को, वैसे साइंस को, वैसी चीजों को बेस बनाकर हिटलर ने सामने रखा, ठीक है। लेट वी सी, और उसी चीज को सामने रखकर एक रेशियल इटोपिया सामने रखा गया, और उसी को हम अब डिस्कस करेंगे, द रेशियल इटोपिया बाय हिटलर। लेट वी ट्राई टू डिस्कस। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, अब उसने क्या किया, ही पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन, देखिए लीग ऑफ नेशन थे तो उसने पहले ही अपने आप को बाहर किया था, ठीक है। रियॉक और राइनलैंड को 1936 में उसने क्या किया था, उसने कब्जा किया था। फिर ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक किया, जब उसने कहा वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ठीक है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी। चलिए, रेशियल इटोपिया, लेट वी, चलिए, रेशियल इटोपिया क्या था। रेशियल इटोपिया अगर हम बात करेंगे, रेशियल इटोपिया इज बेसिकली एक नजरिया, एक आइडिया, एक सेपरेट विजन, किसका, एक सेपरेट विजन हिटलर का, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रेस ही सरवाइव करनी चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेस, यानी एक पर्टिकुलर कलर के लोग, एक पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स के लोग, हाँ, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही सरवाइव करने चाहिए। ये किसका नजरिया था, ये हिटलर का नजरिया था, ठीक है। और इस हिटलर का नजरिया, ठीक है, ये हिटलर का नजरिया था, जो सूडो साइंस पे, जो सूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, और वो आप चेक भी कर सकते हैं, व्हेन यू सी द टेक्स्ट, यू विल फाइंड दैट इट वाज एक नजरिया पैदा किया था, किसने नजरिया पैदा किया था, हिटलर ने। वो नजरिया क्या था, कि मुझे वैसे लोग चाहिए नहीं जो अपाहिज हो, ठीक है, जो नाबीना हो, मेरे समाज में, मेरे सोसाइटी में, मेरे एक शहर में वैसे लोग होने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है। ये एक इटोपिया बनाया किसने, एक ख्याली पुलाव पकाया किसने, हिटलर ने। चलिए, अब जरा यूथ इन नाजी जर्मनी देखते हैं कि यूथ कैसा था नाजी जर्मनी में, या यूथ के साथ क्या किया हिटलर ने। तो सबसे पहले आप देखोगे ना, इसने बेसिकली यूथ को तैयार किया, यूथ को मेन टारगेट इसने किया, बच्चों को टारगेट किया, ठीक है। क्या किया, हिटलर वाज इंटेंशनली फोकस्ड यूथ ऑफ जर्मनी, क्योंकि यूथ ही एक नेशन की रीढ़ की हड्डी होती है, और यूथ फाइनेंशियली स्ट्रांग भी देश को बनाता है, टेक्निकली स्ट्रांग बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स जो देश का होता है वो यूथ ही है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि स्ट्रांग नाजी सोसाइटी के लिए स्ट्रांग यूथ होना जरूरी है। ही बिल्ट
आप देखिए इंडोक्ट्रिन चिल्ड्रन विद नाज़ी आइडियोलॉजी, तो बच्चों में उसने नाज़ी आइडियोलॉजी कूट-कूट कर भरने की कोशिश की और उसके लिए उसने क्या किया, उसने चिल्ड्रंस का इस्तेमाल किया, स्कूल्स का इस्तेमाल किया। ऑल स्कूल्स वर क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड, इसका मतलब क्या है, सारे स्कूल्स को क्लीन और प्यूरिफाई किया गया। कैसे? वहाँ से जो ज्यू टीचर्स थे उनको बाहर निकाला गया। याद रखिएगा जितने भी ज्यू टीचर्स थे उनको बाहर निकाला गया, ठीक है? जितने भी ज्यू चिल्ड्रन थे उनको अलग किया गया, उनमें ब्लैक्स भी थे चिल्ड्रन, ठीक है, उनको अलग किया गया। जितने भी ज्यू, जितने भी अनडिजायरेबल थे उनको बाहर निकाला गया, जिसका जिक्र यहाँ पर है। टीचर्स हु वर ज्यूश और डीम्ड पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड, उनको बाहर ही निकाला गया, डिसमिस किया गया। चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, जर्मन और ज्यूज, हाँ इनको एक साथ बैठने नहीं दिया गया, इनको अलग किया गया। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो मैंने अभी कहा, इंक्लूडिंग ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज, उनको एक्सपेल किया गया, मतलब जिप्सी था कोई, पॉलिश था, अलग। और पोलैंड में तो पोलैंड में जर्मन जुबान इंप्लीमेंट कर दी गई, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। फ्रॉम स्कूल्स एंड बाय 1940 सेंट टू द गैस, और इन बच्चों को कहां भेजा गया? गैस चैम्बर्स में। आप देखिए इन ह्यूमन प्रैक्टिस क्या की हिटलर ने, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, खाली एक पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों को ही पढ़ने दिया। टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया और टेक्स्ट बुक्स में नाजी आइडियोलॉजी देखने को मिली, एक पर्टिकुलर इंसान की आइडियोलॉजी देखने को मिली, एक सोसाइटी की आइडियोलॉजी देखने को मिली, एक कल्चर की आइडियोलॉजी देखने को मिली, एक शख्स, एक डिक्टेटर की आइडियोलॉजी देखने को मिली, ठीक है। चलिए आगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमने अभी कहा स्कूल टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, ये रिराइट हुई, ठीक है, जो किसके साथ जुड़ी होती थी? जो नाजी आइडियोलॉजी के साथ मिलती थी। और रेस साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने नाजी के कॉन्सेप्ट ऑफ जो रेशियल एटोपिया है उसको क्या किया, उसको जस्टिफाई किया। चिल्ड्रन को लॉयलिटी, सबमिशन, हेट, किनके खिलाफ? एक लॉयलिटी नाजी के तई, हाँ उनको ऑनर दिखाया गया। और उसके बाद जिव्स के खिलाफ वो जो आग थी ना उसको भड़काई गई बच्चों में। हाँ, स्पोर्ट्स वर यूज्ड टू इंस्टॉल अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस, और स्पोर्ट्स में क्या किया गया? ऐसे-ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसे-ऐसे हरकत किए गए जिससे वायलेंस, एग्रेशन और प्रोवोकिंग जैसे एलिमेंट बच्चों के अंदर पैदा हो। हाँ, हिटलर बिलीव्ड बॉक्सिंग वुड मेक चिल्ड्रन स्ट्रांग, और बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? उसमें एग्रेशन भी देखा जाता है, प्रोवोकिंग एलिमेंट्स भी देखे जाते हैं। हाँ, मैस्कुलिन एंड आयरन हार्टेड, और वो क्या चाहता था? सख्त दिल इंसान, लोहे का इंसान चाहता था, ठीक है। लोहे का इंसान मीन्स उसके अंदर लोहे का दिल, यानी कोई फीलिंग वगैरह नहीं, आगे बंदा है, काटो मारो छिलो। हाँ, ये इसका कॉन्सेप्ट था। क्रूरता ना, पूरी क्रूरता। और नाजी स्कूलिंग में अगर आप देखोगे, मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन इन द स्पिरिट ऑफ नेशन और नेशनल सोशलिज्म के लिए ना इनको कोट कोट के क्या कुछ नहीं भरा गया। 10 साल का जो बच्चा था, ओल्ड वर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, क्या उसको क्या था? उसको कहा जाता है जोंग वॉक, ठीक है। और 14 साल के बच्चे को इसको कहां पर जाना होता था? यानी 10 साल के लिए एक अलग सिस्टम था, 10 साल तक के बच्चे के लिए। 14 साल तक के बच्चे के लिए हिटलर यूथ ज्वाइन करना होता था, जहां पर वो ग्लोरीफाई वेयर ही लर्न टू ग्लोरीफाई वॉर, एग्रेशन, वायलेंस वगैरह सीखता था। ज्यूज को हेट करना सीखता था, ज्यू कम्युनिटी को हेट करना, जिप्सीज को और अनडिजायरेबल्स को हेट करना सीखता था। क्योंकि यानी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर नफरत कूट कूट के भरी जाती थी स्कूल से ही। तो कैसी सोसाइटी आगे जाकर तैयार होती? आफ्टर रिग्रेस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइनेड द लेबर सर्विसेज, और फिर उन्हें 18 की उम्र से लेबर सर्विसेज ज्वाइन करनी होती थी। ये इसका सिस्टम था, नाजी स्कूलिंग ऐसे ही थी। हाँ, और नाजी ऑफ कल्ट ऑफ मदरहुड, नाजी ने क्या कहा? अगर हम देखेंगे ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसने कहा कि औरतों को तुम्हारा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ की माओ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की मदर्स, यहाँ की बेटियों का काम इंपॉर्टेंट है। क्या है? यू हैव टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। हाँ, वो क्या था? नाजी चिल्ड्रन इन जर्मनी वर टॉट दैट मैन वुमन वर वेरी डिफरेंट। कहा गया कि औरतें डिफरेंट है, मर्द डिफरेंट है, मर्दों का काम अलग है, औरतों का अलग है,
वो तो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, वो अपने पीक पे थी। हाँ, उन्होंने कहा ना कि मर्द बने हैं लड़ने के लिए, औरतें बनी हैं घर के कामों के लिए, ठीक है? और इक्वल राइट्स हमेशा सोसाइटी के लिए मुज़िर है। और यहाँ पर कहा गया कि बॉयज़ को एनकरेज किया गया कि वो एग्रेसिव बने, और माँ और लड़कियों को कहा गया कि वो क्या करें, वो अच्छी माएँ बने, वो बच्चों को पैदा करें, प्योर आर्यन चिल्ड्रंस को पैदा करें, उनको रियर करें, ठीक है? गर्ल्स को कहा गया कि उनको क्या ज़रूरत है, उनको प्योर रेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज्यूज़ के साथ शादी करना, उठना-बैठना उसको बिल्कुल कट करें, यानी ज्यूज़ के साथ कोई ताल्लुकी दिखानी होगी। दे वेर एक्सपेक्टेड टू मैनेज होम, एक तो घर और दूसरा बच्चों को पढ़ाए, बट क्या पढ़ाए, नाजी वैल्यूज, एक पर्टिकुलर वैल्यूज उनको पढ़ाए सिखाए। और रोल ऑफ वुमेन इस नाजी सोसाइटी में क्या किया गया, इसमें कल्ट ऑफ मदरहुड इंपॉर्टेंट था, द नाजी एंड कल्ट ऑफ मदरहुड। इसमें क्या देखेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माँ को क्या कहा गया, एक इंपॉर्टेंट सिटीजन का दर्जा दिया गया। माँ को इंपॉर्टेंट सिटीजन का दर्जा देने के साथ साथ जब आप देखोगे नाजी जर्मनी में कहा गया कि सारी माएं एक जैसी ट्रीट नहीं की जाएगी, जो जितने बच्चे एक पर्टिकुलर रेस के पैदा करेगी उसको उतनी ही इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, ठीक है? उतनी ज्यादा उसको क्या मिलेगी, वेलफेयर उतना मिलेगा। क्या उसने कहा, वुमन विद रेशियल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन फेस्ड पनिशमेंट। हाँ, जो औरत क्या होगी, जो अनडिजायरेबल पैदा, जिस औरत का बच्चा अनडिजायरेबल मीन्स अगर वो किसी पर्टिकुलर रेस का अलग, वो अगर जिसे हम कहेंगे कि अगर वो आर्यन नहीं होगा तो उस माँ को सजा मिलेगी अगर उसका बच्चा आर्यन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अनडिजायरेबल, अगर वो फॉर एग्जांपल जिस्मानी तौर पर नाखैज़ पैदा हुआ, अगर उसका जिस्म ठीक नहीं था तो उस बिना पर भी सजा मिलेगी, ठीक है? यानी कोई सब्सिडी नहीं और उसके बगैर फिजिकल पनिशमेंट भी मिलेगी। हाँ, वाइल दोज विद डिजायरेबल चिल्ड्रन, अच्छा जिन्हें डिजायरेबल यानी जो नाजी को बच्चे पसंद थे, जो नाजी को बच्चे ठीक लगते थे, जो हिटलर की आइडियोलॉजी के हिसाब से बच्चे ठीक थे, पर्टिकुलर रेस के, हाँ, आर्यन रेस के, उनको इनाम इकराम मिलेगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्या दे इंजॉयड स्पेशल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में मिलेगा, उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे, उनको शॉप्स में डिस्काउंट, उनको थिएटर्स में डिस्काउंट, ट्रेन फेयर्स यानी जो ट्रेन की जो किराया उनमें उसको डिस्काउंट मिलेगा, खाने में, पीने में, स्कूल्स में। और इनको, और उसके लिए क्या कहा कि जो मदर, हाँ, उस जो जितने बच्चे पैदा करेगी उसको उसी हिसाब से एक सिंबल मिलेगा। क्या मिलेगा, जो 4 बच्चे पैदा करेगी उसको क्रॉस ऑफ ऑनर मिलेगा, हाँ, ऑनर क्रॉसेस मिलेंगे। क्या, जो 4 बच्चे पैदा करेगी, ब्रॉन्ज फॉर 4, जब ब्रॉन्ज के लिए ब्रॉन्ज, हाँ, जो 4 बच्चे पैदा करेगी ना 4, उसको मिलेगा ब्रॉन्ज। हाँ, जो 6 बच्चे पैदा करेगी, 6 चिल्ड्रन, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा सिल्वर। और जो 8 बच्चे, बट कौन सा 8 बच्चे, एक तो उनमें अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और दूसरा वो होने चाहिए प्योर रेस के, उसको गोल्ड क्रॉस मिलेगा। ये क्रॉस क्या होता था, ऐसा, ठीक है, याद रखिएगा। जो जितने, तो इसने औरत को यहाँ पर नंबर 1, यहाँ से तो एक तो ओवर पॉपुलेशन बढ़ाने का काम इसने किया, नंबर 1। नंबर 2, इसने माँ के सामने भेदभाव वाला सिस्टम पैदा किया, यानी जिसने कहते हैं ना सबसे बड़े ह्यूमन क्राइम इस शख्स ने डेवलप किए। तो अब जरा देखते हैं, वुमन हु नॉट फॉलो द आइडियोलॉजी, जो औरत इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती थी तो उसके खिलाफ सजाएं होती थी, ठीक है? दोज हु मेंटेन्ड कांटेक्ट विद ज्यूस, जो ज्यूस के साथ कांटेक्ट रखती थी, हाँ, पोल्स के साथ, रशियंस के साथ, हाँ, परेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड, उसका सर मुड़वाया जाता था, शायद बुक में शायद बहुत कम लिखा है, ठीक है? उसका सर मुड़वाया जाता था, उसको मतलब बहुत ही जलील किया जाता था, परेड पूरा नचवाया जाता था पूरे शहर में, ठीक है? प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक अनाउंसिंग आई हैव स्यूलीड द ऑनर ऑफ नेशन, मैंने अपने एक कार्ड लगाया होता था, ठीक है, कि मैंने अपने नेशन को शर्मसार किया है। हाँ, उसका सर, उसके बाल काटे जाते थे, नंगा सर किया जाता था, पूरे शहर का चक्कर करवाया जाता था नंगी गाड़ी में, ठीक है? और फिर क्या किया जाता था, मैन रिसीव्ड, जो और उसकी और मैन को क्या मिलता था, उसको जेल
भिजवाया जाता था। हाँ, अगर ना कोई मेल इन जैसे किसी पॉलिश के साथ, किसी रशियन के साथ या किसी जर्मन की किसी रशियन के साथ, किसी पॉलिश के साथ, किसी ज्यू के साथ अगर कॉन्टैक्ट होता था, किसी मर्द का ना किसी ज्यूइश औरत के साथ, रशियन औरत के साथ या रशियन लोगों के साथ या हम कहेंगे पॉलिश लोगों के साथ, तो फिर क्या होता था, उसके लिए सज़ा होती थी। हाँ, ज़बरदस्त। और वो भी सेम प्ले कार्ड किस स्वीका ओनर के लिए, हाँ, या कोई फॉर एग्जांपल हस्बैंड, फैमिली, ऐसे तो कहा जाता था उसने क्राइम किया है। क्राइम, रिमेंबर कि उसने क्या किया, क्रिमिनल ऑफेंसेस में उसको सजा मिलती थी। नाउ कम टू द पॉइंट, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नाजी आइडियोलॉजी ऑफ द नाजी स्टेट, दैट वाज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंग्वेज और मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया और उसका इफेक्ट भी देखा गया। कैसे इन्होंने ज्यूज के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। नाजी अवॉइडेड यूजिंग वर्ड, इन्होंने कभी किल वर्ड यूज नहीं किया। हाँ, इन्होंने मर्डर वर्ड यूज नहीं किया ऑफिशियली कम्युनिकेशन में, कभी भी नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कभी भी मास किलिंग के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट यूज करते थे। वर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, जब इन्हें मास किलिंग करनी होती थी बहुत सारे लोगों को एक साथ, तो ये कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ, फाइनल सोल्यूशन वर्ड इस्तेमाल करते थे ज्यूज के लिए, अगर ज्यूज को एक साथ मारना होता था। इथोनेशिया, किन के लिए, जो डिसेबल्स को अगर मारना होता था। हाँ, और सिलेक्शन, ऐसे वर्ड्स, या डिसइंफेक्शन, अगर डिसेबल्स को कत्ल करना होता था। हाँ, इवैक्यूएशन मीन्ट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, यानी अगर ये लिखते थे ना इवैक्यूएशन, तो इसका मतलब क्या होता था, इवैक्यूएशन का मतलब होता था किसी को गैस चैम्बर में डालना। हाँ, गैस चैम्बर वर लेबल्ड एज, गैस चैम्बर को क्या लिखा जाता था बाहर से, डिसइंफेक्शन। बाथरूम जैसी, वॉशरूम में जैसे सिस्टम लगा होता था वैसे, यानी दूर से दिखने पर तो वॉशरूम लगेगा बट अंदर गैस चैम्बर्स होते थे। एंड रिजेम्बल्ड बाथरूम विद फेक शॉवर हेड्स, नकली बाथरूम बनाए थे। शॉवर हेड्स बेसिकली वो गैस चेंबर थे जहां पर जिंदा जलाया जाता था इनको, या जिंदान बनाया जाता था। अब जरा होलोकॉस्ट के बारे में जानते हैं। हाँ, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के बाद हम जानते हैं नॉलेज अबाउट, पहले थोड़ा बहुत किन के बारे में, होलोकॉस्ट। ज्यूज को होलोकॉस्ट या ये जो कत्लेआम हो उसे होलोकॉस्ट भी कहते हैं। नाजी किलिंग ऑपरेशन जो था उसको हम होलोकॉस्ट भी कहते हैं। हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ होलोकॉस्ट लिव इन मेमोरीज। अभी भी आप फिक्शंस में, ड्रामाज में 1945 के बाद इतनी किताबें सामने आई, आर्टिकल्स लिखे गए, स्टोरीज, फिल्म्स बनी। हाँ, उस सब को हम क्या कहते हैं, उस मेमोरी को, उस स्टोरी, उस इंफॉर्मेशन को हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अभी भी म्यूजियम वगैरह पूरी दुनिया में बनाए गए हैं इस पर। तो आप अब देखिए नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट। हमने कहा नाजी किलिंग ऑपरेशन आल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट। ठीक है, जो किलिंग ऑपरेशन था उसको होलोकॉस्ट कहते हैं। फिर अगर हम नीचे देखेंगे, हमने कहा द होलोकॉस्ट वाज द मास मर्डर ऑफ 6 मिलियन ज्यूज। याद रखिएगा, होलोकॉस्ट क्या था, 6 मिलियन ज्यूज को मारना ड्यूरिंग द बाय द नाजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू में जो हिसाब से नाजीज ने ज्यूज को मारा 6 मिलियन। हाँ, कोई छोटी बात नहीं है, 60 लाख ज्यूज को का कत्लेआम हुआ। और वो कत्लेआम इट ऑकर्ड 1941 से 1945 तक के कत्लेआम हुआ, और खाली एक पर्टिकुलर ग्रुप टारगेट हुआ जिसमें रोमा, डिसेबल्ड पीपल, हाँ, पोल्स और पॉलिटिकल डिसिडेंट्स भी टारगेट किए गए। और दे एम टू एलिमिनेट, इनको क्या था कि एक पूरी कम्युनिटी को ही हम खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। होलोकॉस्ट सर्व्स एज वार्निंग अबाउट डेंजर ऑफ हेट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन और हेट का सबसे बड़ा आलाम, सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, एक सीवियर वार्निंग थी ये याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है हमें याद रखनी है कि ये बेसिकली केस है जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, अभी ये खत्म होता है यहाँ पर। ये याद रखिएगा, ये एक बेसिकली केस है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम आगे आने वाले वक्त में इस केस को सामने रखकर देख सकते हैं, जहां जहां पर भी इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे, जहां जहां पर भी इस तरीके से गवर्नमेंट की जाएगी जैसे हिटलर ने किया, स्टार्ट किया, तो याद रखिएगा वहां पर ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप हो सकती है और वहां पर उस वक्त गवर्नमेंट को चेंज करने की जरूरत है। ये हिस्ट्री के जरिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक आइडिया, एक सोच, एक नई परवाज। मेरे बच्चों याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गुड।
हाँ, इक्वालिटी शुड बी बेस्ड ऑन द लॉ। और याद रखिएगा, हमें अपनी आराओं से, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये चैप्टर यहीं पे इख्तिताम होता है। हमारी चैनल को लाइक कीजिए। हाँ, अगर ये अच्छा लगता है, हमारे लेक्चर्स, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करना ज़रूर बनता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं और एक चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।